दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे देश में चर्चाएं हैं कि एचएएल को एमका प्रोग्राम से बाहर किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि आखिर अब वो कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली है भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत का ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके बिना आगे आने वाला कोई भी युद्ध भारत के लिए संभव नहीं होगा। फिलहाल ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 3 प्लेयर्स और 2 विदेशी प्लेयर्स मिलकर के भारत के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। जानते हैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में। वहीं दूसरी खबर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ऑफिशियली 800 किलोमीटर की रेंज के साथ लॉन्च होगी। वहीं ब्रह्मोस भारत की तीनों सेनाओं के लिए फुल रेंज पर ऑपरेट होने के लिए कुछ सजेशन सामने आए हैं। जानते हैं दोनों ही रिपोर्ट डिटेल्स में इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग रेस से एचएएल को बाहर किया जा रहा है। दशकों से भारत के आसमान में कमान संभालने वाली सरकारी कंपनी एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस मेगा प्रोजेक्ट से दूर रखने का डिसीजन आखिर क्यों लिया गया है, और क्या अब प्राइवेट सेक्टर पर सरकार दांव खेलने वाली है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पहले समझते हैं कि एमका भारत के लिए जरूरी क्यों है। यह एक ऐसा विमान है जिसे दुश्मन का कोई रडार पकड़ नहीं सकता। ये स्पेशली चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए भारत का एकमात्र हथियार है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसका कुल मार्केट $50 बिलियन से भी बड़ा होने वाला है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि 2030 तक भारत का पहला एमका प्रोटोटाइप एटलीस्ट बनकर के तैयार हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल को बाहर रखने के पीछे कुछ गंभीर कारण बताए जा रहे हैं। पहला, लेगेसी ऑफ डिलेज। आपको बता दें, एचएएल के पास पुराने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, फिर चाहे वो एलसीए के हो या फिर तमाम अलग अलग छोटे एयरक्राफ्ट, ये अपने काम को पेंडिंग में ही डाल के रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए तेजस प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा देरी हुई है, इतनी ज्यादा देरी नहीं हो सकती थी, बस इन्हें अपने लेवल पर काम करना था। सरकार ने सतर्क कर दिया है और इसीलिए एचएएल को शायद बाहर किया जा रहा है। दूसरा है, कंपनी इफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है। सरकार चाहती है कि एमका एक मिशन मोड बने। निजी कंपनियां अपनी वर्क एफिशिएंसी और समय पर डिलीवरी देने का रिकॉर्ड रखती हैं और एचएएल के पास इस चीज की कमी है। वहीं एसपीवी मॉडल पर काम किया जाए नहीं, सरकार अब स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल पर काम कर रही है, जहां जिस कंपनी की ज्यादा जरूरत उस कंपनी को वहीं पर सेटल किया जाए ताकि लीड पार्टनर की तरह काम कर सके। अगर एचएएल नहीं तो कौन सी 3 बड़ी कंपनियां भारतीय पार्टिसिपेट करने वाली हैं भारत के इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में? तो पहली कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो ऑलरेडी देश की काफी सम्मानित कंपनी है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को चालू किया है, जिसके लिए सालों पहले टाटा ने एयरबस के साथ पार्टनरशिप की थी। वडोदरा के अंदर इनका प्लांट है और इस प्लांट से जल्द ही भारत के पहले मेड इन इंडिया C-295 विमानों की डिलीवरी भी शुरू होगी। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी उसे ग्रीन झंडी दिखा सकते हैं। दैट मीन्स कि टाटा ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है। दूसरी है L&T डिफेंस। आज L&T का जिक्र हर जगह पर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या फिर डिफेंस सेक्टर। आज L&T के पास हाई लेवल हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबमरीन से लेकर के तमाम एयरक्राफ्ट के पार्ट, स्पेस टेक्नोलॉजीज, सब कुछ बनाने का काम करते हैं। और तीसरी कंपनी है अडानी डिफेंस, जो कि भारत के साथ साथ विदेशी पार्टनर्स के साथ भी काम करती है, जो कि ड्रोन्स और छोटे हथियारों के बाद अब बड़े विमानों की ओर देख रही है। फैक्ट, सरकार चाहती है कि इस बार मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर के पास हो ताकि कंपटीशन इसी तरीके से मेंटेन रहे। अब देखते हैं कि तीनों इन कंपनीज में कौन सबसे सही पार्टिसिपेंट की तरह पार्टिसिपेट करता है और कौन से नए एडवांटेजेस देने के प्रोमिसेस किए जाते हैं। हालांकि 2 फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पर सामने निकल के आए हैं। दे आर स्पेशली इन इंजन सेक्टर। अब इनिशियली एमका के अंदर हम F414 इंजन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी के बेसिस को डिजाइन को रखेंगे, लेकिन पैरेलली हम अपने इंजन पर भी काम कर रहे हैं। और उसके लिए फ्रांस की कंपनी साफरान ने भारत से प्रॉमिस किया है कि हम भारत के साथ मिलकर के एक नया 110 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तैयार करेंगे। उस इंजन के सारी टेक्नोलॉजीज, सारे सोर्स कोड और जितना भी उसका आईपी राइट्स है वो भारत को दिया जाएगा। इन फ्यूचर भारत चाहे तो उस इंजन के आईपी राइट्स का इस्तेमाल करते हुए उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना या फिर किसी छोटे एयरक्राफ्ट के लिए उसे डेवलप कर सकता है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से भी रिसीव हुआ है, जहां पर रोल्स रॉयस चाहती है कि वो भारत के साथ मिलकर के काम करे और वो तो चाहते हैं कि भारत के अंदर ही एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट सेटअप किया जाएगा, जहां पर रिसर्च से लेकर के फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक का
सारी जिम्मेदारी भारत और ब्रिटेन एक साथ उठाएंगे। अब दोनों ही ऑफर भारत के सामने अच्छे ऑफर से, देखते हैं कि भारत इनमें से किस कंपनी को चूज करता है। हालांकि रूस की बात की जाए तो रूस ने अपने सीधे इंजन देने का प्रॉमिस कर दिया है। रूस चाहता है कि हम उनके SU-57 को डायरेक्टली खरीद लें और रूस ने तो 3 फेज के ऑफर भारत को दिए हैं। पहला, हम चाहे तो उनके साथ सीधे फाइटर जेट इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा, हम SU-57 का प्रोडक्शन भारत में चालू कर सकते हैं। और तीसरा कि भारत एमका बनाए और उसमें रूस की जितनी मदद ली जा सकती है सब कुछ रूस देने को तैयार है। तो ये एक काफी एडवांस ऑफर हो जाता है रूस की तरफ से। बाकी आपके हिसाब से भारत की किस कंपनी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इवन इंजन के लिए हम किस कंपनी को इसमें ला सकते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एचएल पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं होने वाली है। एचएल दशकों से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करते चली आ रही है और बिना इस कंपनी के एक्सपीरियंस के हम किसी भी प्राइवेट वेल को पूरी के पूरे कंट्रोल्स नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एचएल एक सप्लायर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम जरूर करेगा, लेकिन वह लीड मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा। इसी के साथ एचएल के पास पहले से ही तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और सुखोई अपग्रेड करने के पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं और अगले 10 सालों तक फुर्सत नहीं है। शायद सरकार चाहती थी कि एचएल अपने मौजूदा ऑर्डर्स पहले सप्लाई करे, उसके बाद इन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि एचएल को हम बाहर कर रहे हैं। एचएल को बाहर करना इतना भी आसान नहीं है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं कि आप एक ऐसी मिसाइल की कल्पना कर सकते हैं जिस दागने के बाद दुनिया को कोई भी रडार सिस्टम उसे पकड़ ना सके, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोक ना सके। और भारत ने हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया में ऐसा कदम बढ़ा दिया है जिससे कई महाशक्तियां सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं। डीआरडीओ के प्रमुख ने पहली बार भारतीय सेना की तीनों अंग थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बन रही हाइपरसोनिक मिसाइलों की पूरी रेंज का खुलासा किया है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर मोड है। तो आखिर क्या है हाइपरसोनिक मिसाइलें, भारत की मिसाइलें चीन की मिसाइलों से कितनी अलग हैं, समझते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मिसाइल की रफ्तार ध्वनि से कम 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए और करीब 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित रास्ते पर चलती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। तीसरा कि रास्ता बदलने के साथ साथ ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके, फिर चाहे वो S-400 हो या फिर थर्ड यानी कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने इस पर क्या खुलासा किया है, इसे समझते हैं। दरअसल डीआरडीओ ने साफ किया है कि भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण कर चुका है। अब इसकी असल मिसाइलें तैयार होंगी। सबसे पहले नौसेना के लिए, जहां पर जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो कि दुश्मन के विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को झटके में डुबा सकती हैं। दूसरा, वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI और तेजस के लिए छोटे और हल्के वेरिएंट्स तैयार किए जाएंगे। और तीसरा है थल सेना यानी कि यहाँ पर मोबाइल लॉन्चर्स, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें और डेटा पॉइंट मिसाइलें जो कि 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली होंगी। ये सब हम इसी प्रोजेक्ट के तहत करेंगे। बाकी चीन ने हमारे बॉर्डर्स के आसपास अपनी DF-17 को तैनात करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत ने मिसाइलों को और ज्यादा सटीक करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन मिसाइलों में लगा दिया है। ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप भारत की इस तैयारी पर, कमेंट से अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।